जूता कांड बिल्कुल ठीक, बहुत ही उचित। और अच्छा ये होता कि उनके मुंह पे पड़ना चाहिए था वो जूता। आपस में हाथापाई भी हो जाती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। हमने देखा है ना, कुछ लोग जो है तंत्र विद्या से उपासना करते हैं और उसमें बलि देते हैं। तो 5 से 6 लोगों की बलि चढ़ गई इनकी उस यात्रा में। अब सुन रहे हैं कि दूसरी यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि ये पैसा जो है टैक्स पेयर्स का है, किसी एमपी एमएलए का नहीं है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चुनाव से पहले उठापटक भी शुरू हो चुका है। कई नेता इधर आ रहे हैं तो कई नेता उधर जा रहे हैं और अब एनडीए के खिलाफ जो है वो गठबंधन इंडिया तैयार हो गया है। चुनाव में आगे क्या होगा, बहुत सारी चीजें उठापटक अभी आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच एबीपी गंगा के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी। नमस्कार अनिला जी, आप कैसी हैं? सबसे पहले बताइए। मेरी सबको राम राम। और मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप कैसी हैं? चंद्रयान 3 का जो एक इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए एक मिशन था, वो इतनी सफलता के साथ वहां पर लैंड हुआ है चांद पर। अब तो अलग अलग मीम्स भी आ रहे हैं कि अब तो चंदा मामा जो हैं बिल्कुल हमारे भारत के करीब आ गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा अब दूर के नहीं, टूर के हैं। बहुत तो बड़ा मैसेज है। आपने इस खूबसूरत पल को कैसे सेलिब्रेट किया? देखिए, उस वक्त मैं पूरे अपने परिवार वालों के साथ टीवी के सामने आंखें गड़ाए हुए बैठी हुई थी। और जैसे मैं मंत्रों का जाप कर रही थी, मुझे लग रहा है कि हर भारतीय जो है वो अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ये जो है बिल्कुल सफल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। और जब वो कामयाबी का वो क्षण आया तो मेरे ख्याल से एक साथ जो करोड़ों भारतीय हैं, चाहे वो हमारे भारतवर्ष में रहते हैं या विदेशों में हैं, मुझे लगता है खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई थी। अब हम चंद्रयान से निकल के थोड़ा पॉलिटिकल पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप सामने बैठी हो तो पॉलिटिक्स की बात कैसे ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मेरा सवाल घोषी उपचुनाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप यूपी के वेस्टर्न बेल्ट से भी आती हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। तो मेरा सवाल इसलिए कि बीजेपी घोषी उपचुनाव को लेकर, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100%, 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी वहां पर। दारा सिंह चौहान साहब जो हैं वहां पर जीत कर आएंगे और बीजेपी का परचम वहां पे लहराएगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। अनिला जी, पहले दारा सिंह चौहान जी सपा में थे, अभी वो उनको छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो आपको नहीं लगता कि जनता कंफ्यूज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, ये तो राजनीति है। इस प्रकार से चीजें जो है जनता देखती रहती है। और कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता। तो वो चले गए थे समाजवादी पार्टी में, वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भविष्य तो है ही है, वर्तमान जो है वो और भविष्य दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में। सवाल ये कि दारा सिंह चौहान जी बीजेपी का साथ छोड़ के सपा में चले गए थे। बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी कहूं, या फिर क्या ऐसा रीजन रहा कि उन्होंने वापस दारा सिंह चौहान को बीजेपी में ले लिया? देखिए, दारा सिंह चौहान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बड़ा चेहरा है पूर्वांचल की राजनीति में। और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक अपना जीवन व्यतीत किया है, और आप चाहे वो प्रदेश में देख लीजिए और चाहे वो केंद्र में देख लीजिए, मुझे लगता है कि वो एक अच्छे राजनीतिक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर पहले भी काम किया है और अभी भविष्य में भी करेंगे। उनकी क्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। बार बार दारा सिंह जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ऐसा उनके पार्टी ज्वाइन करने से पहले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ओपी राजभर जी और दारा सिंह जी को मंत्री बना दिया जाएगा। कहीं ये रीजन तो नहीं था कि वो साइकिल छोड़ के अब कमल हाथ में थाम लिए हैं? अब आप एक चीज सोचिए कि जब हम चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं तो क्या अभी भी साइकिल की सवारी करेंगे लोग? तो ये लोग उसी माइंडसेट में अभी तक फंसे हुए हैं। और जहां तक कोई मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये सारे फैसले जो हैं वो नेतृत्व करते हैं। जो ठीक लगेगा, जो नेतृत्व है, क्योंकि जनहित जो है सबसे बड़ा दिमाग में रहती है ये बात। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बेहद जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला तो जो शीर्ष नेतृत्व है वही करेंगे। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई, आपने भी शायद वो, मेरे हिसाब से वो वीडियो देखा होगा। तो
उस कांड में बीजेपी नेता का नाम निकल कर सामने आया और उसके बाद अखिलेश जी हमलावर हो गए हैं बीजेपी पर। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम तो साजिश की तरह लिया जा रहा है। ये सारा का सारा काम समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं, और बौखलाहट में इंसान कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी कर गुजरता है। तो यही समाजवादी पार्टी का इस वक्त हाल हो रहा है, क्योंकि अपना हर्ष जान रहे हैं। और अखिलेश यादव जी जो हैं 2017 से जो आउट हुए हैं उत्तर प्रदेश से, तो आप देख ही रहे हैं कि आउट ही आउट है। 14 में भी ये हारे थे, फिर 17 से बिल्कुल हमारे राज्य के बाहर कर दिया गया। 14, 17, 19, 22 और अब 24 में भी कुछ नहीं इनका होने वाला है। तो एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, कुंठा, तो समाजवादी पार्टी में अब कुंठा आ गई है कि अब उनकी राजनीति जैसे बीएसपी की खत्म, ऐसे ही सपा की खत्म, और कांग्रेस की भी हम जानते हैं वो तो बिल्कुल ही ताले के अंदर बंद हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति। लेकिन अनिला जी, जिसने इंक फेंकी दारा सिंह पर, वो जब पकड़ा गया तो उसने यही बोला कि ये मैंने काम बीजेपी नेता के कहने पर किया है, क्योंकि उसने ये बोला कि हम चुनाव में यहाँ फंस रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश की तरफ से ये रिएक्शन आया। आपको लगता है वो व्यक्ति जो है खुद ही समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, तो इस प्रकार की बातें तो वो करेगा ही करेगा ना। तो आप ये कहना चाहती है पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रची गई? इस प्रकार की हरकतें वही लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दल, क्योंकि गुंडागर्दी की राजनीति उनको करनी ही करनी होती है। भाई क्यों आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं? चुनाव में वोट जब डलेगी तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इंक फेंकने से क्या जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं? यूपी की बात हो तो सांड की बात कैसे ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? अखिलेश जी बहुत सांड समाचार सुनाते हैं, आपने सुने हैं कि नहीं? अब देखिए, ऐसा ही है कि नजरों का फर्क होता है। अ, अखिलेश जी जो हैं वो सांड और सांड से जुड़ी हुई खबरें डालते रहते हैं। हम सांड को भी नंदी की तरह पूजते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन पंथ में, चाहे वो गौ माता हो और जो ये सांड सांड करके बात करते हैं, हम नंदी जी महाराज की तरह उनको भी पूजते हैं। और इसीलिए आप देखती हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ पे सड़क पे आपको सांड भी दिख जाएंगे और गाय भी दिख जाएंगी, और जो हिंदू हैं वो तो कम से कम उनका किसी भी प्रकार से तिरस्कार नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की सोच ऐसी है कि वो हर कोई काम, अभी आपने देखा इनका ट्वीट देखा था अखिलेश जी का, चांद मुबारक, चांद मुबारक करके इन्होंने ट्वीट किया था। चांद मुबारक कब कहा जाता है? जब ईद के समय। तो ये हर चीज को तुष्टिकरण से जोड़ देते हैं। तो मुझे तो तरस आता है इनकी मानसिकता पे। ये सोचते हैं कि भैया अभी भी ये जो डिवाइड एंड रूल, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, जो तुष्टिकरण की राजनीति, उसके तहत जो है चुनाव जीत लिए जाते हैं, भारी गलतफहमी में है। हर प्रकार का प्रयोग ये कर चुके हैं और असफल रहे हैं। देखिए अनिला जी, सांड पे अखिलेश जी जो बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगी, लेकिन जमीनी स्तर पे ये सच्चाई है कि जो छुट्टा जानवर सड़क पे छूटे हुए हैं उनसे कई मौतें भी हुई हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो कई किसानों ने मुझसे ये शिकायत की है कि आप लोग पत्रकार हैं, आप इस बात को आगे बढ़ाइए। हम बहुत सांड और खुले जानवरों की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसको लेकर सरकार क्या उसके पास क्या प्लान है कि इन चीजों पे अंकुश लगाया जा सके? जो छुट्टा पशु है उसकी जो समस्या है उसको तुरंत का तुरंत अगर वहां के प्रशासन के संज्ञान में लाया जाएगा तो उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तो जो किसान भाई हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनसे निवेदन करूंगी, इस प्रकार का कुछ भी संज्ञान में आता है या इस प्रकार की परेशानी उनके सामने आती है, वहां के जिला प्रशासन से तुरंत संपर्क करें, उनको तुरंत सहायता भी मिलेगी। अनिला जी, बीजेपी की बात हो, लोकसभा चुनाव भी हैं, वरुण गांधी जी का मैं नाम लूंगी यहाँ पर। वरुण गांधी जी का नाम इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ये 2-3 दिनों में उनके एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है और वो इशारों इशारों में जो है वो अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेते हुए दिख रहे हैं। पहले भी कई ऐसी चीजें आई जब ऐसे सवाल उठने लगे कि पता नहीं 24 में अब बीजेपी वरुण को अपने साथ लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। आप बताइए, क्या लगता है टिकट मिलेगा 24 में वरुण गांधी जी को कि नहीं? देखिए, ये तो वरुण गांधी जी को तय करना है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में रहना है या नहीं रहना है। भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जबरदस्ती तो नहीं रोक सकती है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता
नहीं पसंद आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो जब माइक सामने आता है बहुत कुछ बोल जाते हैं, तय उनको करना। देखिए, बोलिए, ये अधिकार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है, कार्यकर्ताओं को देती है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है या आपको शिकायत है, या तो आप नेतृत्व के पास जाइए, आप अपनी बात को रखिए। ये संगठन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो है पूरी पार्टी को कंट्रोल करके रखता हो। यहाँ तो ये है कि पिरामिड सिस्टम है। आप अपने सीनियर से बात करिए, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी लगती है, आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद अगर आप माइक पर बात करते हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी कमियां हैं, तो तय उनको करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं तय करना। हमने ना पहले कहा है, ना अब कहेंगे, ना भविष्य में कहेंगे कि भाई आपको बीजेपी में रहना है कि नहीं रहना है, तय उनको। पार्टी हमेशा अनुशासन की बात करती है, लेकिन जब वरुण गांधी की बात आती है तो पार्टी की तरफ से कोई कभी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया ताकि थोड़ा वो कंट्रोल कर सके इन सारी चीजों पे। इस पर क्या कहेंगी? तो क्या बीजेपी वरुण गांधी को ढो रही है या फिर कोई ऐसा मौका देख रही है कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाए? देखिए, ढोने की कोई बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और करोड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ ढोने वाला सवाल तो है ही नहीं, और यहाँ पर किसी को भी ये गलतफहमी भी नहीं पालनी चाहिए कि उनकी वजह से पार्टी को किसी भी प्रकार का जो है लाभ या हानि हो रही है। यहाँ पर हम पार्टी के सिंबल, पार्टी का जो विजन है, उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये वरुण गांधी जी को तय करना पड़ेगा कि आप जो हैं भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रकार की स्वतंत्रता देती है कि अगर आपकी मन में कोई बात है, आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहिए, बिल्कुल कहिए, पर ये सीमा होनी चाहिए, सीमा के बाहर नहीं। क्योंकि हमारी जो भी पहचान है, चाहे वो वरुण जी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी कार्यकर्ता आज किसी भी पद पर है, मंत्री है, एमएलए है, कोई भी है, हमारी खुद की वजह से नहीं, इस पार्टी की वजह से। संसद सत्र जब चल रहा था तो वरुण गांधी जी की डिंपल यादव जी के साथ एक फोटो सामने आई थी, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जाने लगे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा के संपर्क में हैं वरुण गांधी जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, और जैसे हम लोग प्रवक्ता लोग हैं, डिबेट्स करते हैं और स्टूडियो में जाते हैं कई बार, पर जब से कोरोना हुआ है ज्यादातर डिबेट स्काइप और स्ट्रीम यार्ड और ये सब जूम इस पे होने लग गई है। पर ऐसा नहीं है कि हमारे में कोई दुश्मनी है, हम भी डिबेट करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं तो एक दूसरे को नमस्कार कर कर और नॉर्मल बातचीत कर कर अपने अपने रास्ते जाते हैं। इसी प्रकार से असेंबली है, चाहे पार्लियामेंट है, विरोधी दल के नेता जो हैं आपस में बात करते ही करते हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। जब अभी आपने ये बात बोली है तो कोई अपोजिशन पार्टी का कोई ऐसा प्रवक्ता या नेता जो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, उसका नाम बताएंगे? नहीं, मैं बता तो रही हूँ कि हम सभी जो हैं, कोई एक दूसरे के गर्दन पे चाकू नहीं चलाते। जब हम टेलीविजन के सामने होते हैं तो हम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम अपनी पार्टी की बात रखते हैं। और जब विरोधी दल सत्ता में रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने कार्य नहीं किए, तो ये तो हमारा कर्तव्य है उसको उजागर करना, तो वो हम करते हैं, हम काम से पीछे नहीं हटते हैं। वही मैंने कहा ना कि अक्सर फील्ड पे जब आप निकलते हो तो लोगों का पूछना होता है, ये लोग बहुत लड़ते हैं डिबेट में, क्या पीछे भी जब डिबेट से बाहर निकलते हैं मैम तब भी ऐसा होता है क्या? तो मुझे लगा एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सब जब एंकर होते हैं और जब वो सवाल पूछते हैं और हर एक प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रखते हैं, तो बहसबाजी होती है और कभी-कभी बहुत ज्यादा गर्मा-गर्म बहसबाजी भी हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि डिबेट खत्म होने के बाद भी जो है बाहर लड़ाई होती रही। हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो टेलीविजन पे भी हमने देखा है कि आपस में हाथापाई भी हो जाती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण। अनिला जी, यूपी की राजनीति हो तो जैसे अनिला जी का नाम नहीं छूट सकता, वैसे ना ओपी राजभर जी का भी नाम नहीं छूट सकता। ओपी राजभर जी ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ बोला, मतलब प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया, बहुत सारी बातें ऐसी बोली। उसके बाद भी ऐसी क्या, मैं कहूंगी 3 ऐसी वजह क्या रही कि ओपी राजभर को बीजेपी ने फिर से अपने पाले में ले लिया? देखिए, मैं आपको बताऊं,
जब हम राजनीति करते हैं तो हम चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में आने के लिए और जनसेवा के लिए, इसीलिए होते हैं। अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम सत्ता में आ पाएंगे, और अगर हम सत्ता में आ पाएंगे तो हम जनसेवा कर पाएंगे। तो जहां तक ओपी राजभर जी का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खाटी देसी नेता हैं। तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर राजनीति करने वालों में से नहीं है। और पूर्वांचल में जो राजभर समुदाय है, जाति है, उसका अच्छा खासा वर्चस्व है। वहाँ पे 18 से 20% जो है राजभर रहते हैं, तो उस पर इनकी अच्छी पकड़ है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आए थे तो उत्तर प्रदेश में राजनीति में कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। हमें मालूम है कि 2017 के चुनाव से पहले भी इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको 1% से भी कम 0.63% के करीब इनको वोट मिले थे। फिर उसके बाद जब हमारे साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा, 8 सीटें दी गई, 4 ये जीत कर आए थे। इनको मंत्री भी बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया था, और फिर इनके अपने निजी कारण थे जिसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए थे। परंतु इन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको वो पॉलिटिकल स्पेस दी जिसकी इनको भी जरूरत है। समाजवादी पार्टी एक वंशवादी पार्टी है, वहां पर आपको इस प्रकार की स्पेस नहीं मिल पाएगी कि आप राजनीतिक रूप से अपने लोगों का भी कुछ काम कर पाएं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर एंटी अलाइड पार्टनर बनकर इनको राजनीतिक रूप से और मजबूती से काम करने का मौका मिलेगा, और हमारे सहयोगी दल के रूप में हमको भी मजबूती मिलेगी। राजभर जी के लिए बोलते हैं कि वो कहीं एक जगह टिकते नहीं है, और एक और वर्ड यूज करते हैं उनके लिए कि बहुत रायता फैलाते हैं। तो कहीं आगे चल के भी आपने भरोसा किया है, फिर से वो बीजेपी में आ गए और फिर कहीं थोड़ा उधर से लालच वालच मिला, जैसे शिवपाल जी ने विधानसभा में भी अंदर कहा था कि इनको जल्दी नेता बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए, नहीं तो फिर इधर उधर निकल जाएंगे। तो कहीं फिर ऐसा हुआ तो क्या दोबारा फिर से आप लोग राजभर पे भरोसा करेंगे? देखिए, राजभर साहब जो हैं थोड़े स्पष्टवादी हैं, बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। तो उसको कुछ लोग कह देते हैं कि रायता फैलाते हैं। है उनका स्वभाव है इस प्रकार का कि भाई जो बोलते हैं खुलकर बोल देते हैं। अब बोला है ना उन्होंने अखिलेश यादव जी को कि वो सफाई उनको पहुंचा देंगे। मेरा तो अगला सवाल भी यही था आपसे कि तो उन्होंने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि अब मैं उनको सफाई पहुंचा कर ही रहूंगा। तो आपको कितना भरोसा है राजभर जी पे? तो सच में पहुंचा पाएंगे उनको कि नहीं पहुंचा पाएंगे? 100% भरोसा है। 100%? फर्क है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव जी जो हैं एसी कमरों में, एसी का रथ, मर्सिडीज का जो उनका एसी का रथ है उसमें बैठकर राजनीति करते हैं, और राजभर साहब जो है पैदल पैदल घूम कर राजनीति करते हैं। फर्क है, जनता जुड़ती है। आखिरकार राहुल गांधी जी को अपने घर से निकलना पड़ा ना, यात्रा करनी पड़ी ना। उनको लगा कि भाई केवल और केवल मैं ये सोचूं कि मैं एक परिवार विशेष से आता हूं तो जनता स्वीकार कर लेगी, तो घर से तो निकलना पड़ता ही है। तो वो भी राजभर साहब घर से निकलकर राजनीति करते हैं, और अखिलेश जी जो हैं फिलहाल अभी तो आप जानते हैं सोशल मीडिया पे राजनीति ज्यादा करते हैं। अब आपने राहुल जी का जिक्र कर दिया तो एक सवाल उनसे जुड़ा पूछती हूँ। आपने जैसा बोला कि वो भी घर से बाहर निकले, तो क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव में जो वो पैदल यात्रा उन्होंने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उस परिश्रम का कुछ फल राहुल जी को मिलेगा 24 के चुनाव में कि नहीं मिलेगा? जब इन्होंने अपनी यात्रा करी थी उसमें कम से कम 5-6 लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतनी बड़ी बलि ली है इन्होंने, 5 से 6 लोगों की जो है वो जान चली गई। हमने देखा है ना, कुछ लोग जो है तंत्र विद्या से उपासना करते हैं और उसमें बलि देते हैं। तो 5 से 6 लोगों की बलि चढ़ गई इनकी उस यात्रा में। अब सुन रहे हैं कि दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सांस थामे बैठे हुए हैं, अब पता नहीं कितनों की बलि चढ़ेगी। ये तो नेता और बनने के लिए और नेतागिरी चमकाने के लिए यात्रा करते हैं। कहते हैं मैं रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आप तो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं बाहर निकल के, ठीक है। पर जो जिनके जान में चली गई है उनके परिवार वालों से पूछे ना, उनका क्या हाल हो रखा है। परंतु इन लोगों को क्या समझाया जाए, ये लोग अपनी सोच से राजनीति करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी है ना, 2 दुनियाओं के बीच में फंसे हुए हैं।
जैसे कई बार होता ना, आप टाइम, आपने पिक्चर देखी होगी जो इस प्रकार की फैंटेसी मूवीज होती हैं, आप टाइम जोन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो है डेवलप्ड नेशंस की पॉलिटिक्स को यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। भारतवर्ष हमारा डेवलपिंग है, बाहर आप यूएस, अमेरिका और ये यूके, जर्मनी, इटली, इनसे आप सोचोगे कि इसकी राजनीति आप यहाँ पर लेकर आ जाओ। भारत की राजनीति को आप समझोगे नहीं, यहाँ की जरूरतें क्या हैं, यहाँ के लोग किस प्रकार से समझते हैं। तो ये ट्रैप हो गए, कुछ कुछ समझ में ही नहीं आता। इसीलिए आप देखिए पार्लियामेंट में आए तो पर क्या बोल कर गए, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे भारत ने देखा। ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कुछ उन्हीं की पार्टी के नेता भी हैं, कुछ विपक्षी दलों के, जिसमें सपा के नेताओं का भी मैं नाम लूंगी। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आई है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो आपको क्या लगता है? जो हरकतें और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने पार्लियामेंट में किया है, आपको लगता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, भारत की जनता को भी बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस के जो चाटुकार हैं उनको लगता है कि वो तो हीरो हो गए। मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे जब आदरणीय गृह मंत्री जी बात करते हैं तो इनको नहीं सुनना, दोनों माँ बेटे गायब हो जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। पूरा पार्लियामेंट का जो सेशन है इन लोगों ने चलने नहीं दिया कि मणिपुर पे बात करो, मणिपुर पे बात करो। और मणिपुर पे जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बोलते हैं तो इनको सुनना नहीं है। ये इनका असली चेहरा है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वल्चरिज्म करते हैं ना, जिसकी वजह से 1947 से लेके जब जब ये लोग सत्ता में रहे, चाहे राज्य में रहे हों चाहे वो केंद्र में रहे हों, वहां पर वहां के लोगों को हमेशा हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इनकी इनकी सोच ही इसी प्रकार की है कि मणिपुर को किस प्रकार से राजनीतिक रूप में हम भुना सकते हैं कि नहीं भुना सकते। जब इनको ये समझ में आ गया कि मणिपुर इनको पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं दे सकता है, तो ये वॉकआउट कर। पार्लियामेंट सेशन की बात मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि पिछले कई पार्लियामेंट सेशन जो निकल गए, हमने देखा है कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि हंगामा होता है, संसद रद्द हो जाती है, स्थगित हो जाती है, हंगामा होता है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये एक ट्रेंड चला चला रहा है। इस पे स्टॉपेज कब लगेगा? क्योंकि अब तो जनता भी त्रस्त हो गई है कि हमारे पैसे, हमारे टैक्स से ये सारी चीजें हो रही हैं और उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो जनता में गुस्सा है इस चीज को लेकर। ये ट्रेंड कब खत्म होगा? देखिए, मुझे तो लगता है जैसे अक्सर ये डिबेट हम लोगों की हुआ करती थी शाम को जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था कि भाई पूरा का पूरा लगातार हम देखते हैं कि कोई भी पार्लियामेंट का सेशन होता है पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। ये लोग चलने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में जनता चुन के आपको इसलिए भेजती है कि आप वहां पे पॉलिसी मेकर्स की तरह बैठिए, पॉलिसीज पे डिस्कशन करिए, जो नए नए कानून बनने हैं, जो बिल्स आ रहे हैं उन पे चर्चा करिए, कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए उस पे आप बात करिए, परंतु कुछ ना करके हंगामा काटते हैं। बुरी तरीके से ये लोग हंगामा काटते हैं और पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला किया था उत्तर प्रदेश में, वो तो खैर बाद में कोर्ट आ गई बीच में, कि जो नुकसान पहुंचाएगा खामियाजा उसी से लिया जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप था, पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही चीज मुझको लगता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। अगर आप असेंबली नहीं चलने देंगे, अगर आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, भारतीय जनता पार्टी भी है, बहुत सारे राज्यों में हम सत्ता में नहीं है, कोई भी हो, अगर आप नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये पैसा जो है टैक्स पेयर्स का है, किसी एमपी एमएलए का नहीं है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। मतलब आप समझिए लोकसभा में 1 घंटे का खर्चा तकरीबन 1,10,00,000 का आता है। अब सोचिए पूरे दिन में कितना पैसा बर्बाद होता है। इन लोगों को अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। अंदाजा है, खूब अंदाजा है, परंतु कद्र नहीं है पैसे की। कोई भी सेशन शुरू होता है ना, तो उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में क्या होता है? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए, क्योंकि उसी मीटिंग में तय होता है कि हम सुचारू रूप से सदन को चलने दें। तो वहां क्या वादा किए जाते हैं और पहुंचते पहुंचते सदन में क्या हो जाता है? कुछ अंदर की बात आप बता दीजिए आज, क्योंकि दर्शकों के मन में ये बहुत सवाल है। उनमें, जैसा मैंने पहले भी बोला, गुस्सा है। और कई लोगों ने ये चीजें हम लोगों से, बीइंग पत्रकार, हम अगर ग्राउंड पे जाते हैं या फिर
कभी स्टूडियो में ही लोगों का आना होता है, वो कहते हैं ये क्यों होता है? मुझे आखिरी बार याद भी नहीं है कि कब सदन जो है वो सुचारू ढंग से चला हो, बैठ के विपक्ष और सरकार पक्ष ने बैठ के आराम से बातचीत की हो, चर्चा की हो। ऑल पार्टी मीटिंग में तो अभी तो आपने ट्रेंड देखा होगा कि आधे से ज्यादा जो है जिनको मोदी जी से परेशानी, मतलब उनका विरोध करते करते वो राष्ट्र का विरोध करते हैं। पार्लियामेंट जो है वो मोदी जी की का तो नहीं है ना, सबका है, पूरे भारतवर्ष का है। आपको चुनकर वहां पे रिप्रेजेंटेटिव की तरह बैठाया गया है, तो जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो भी आप क्यों नहीं अटेंड करते? अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड ये देखा गया है कि बहुत सारे नेता जो है आते ही नहीं है ऑल पार्टी मीटिंग में। क्यों नहीं आते हैं भाई? आप क्यों नहीं आप चर्चा करते हैं? नो चर्चा, ओनली खर्चा। और ये खर्चा जो है कौन कर रहा है भाई? जिनके नाम पे आप पर्चा भरते हो, यानी ये जो राष्ट्र की जो जनता है। तो ये तो गलत है कि भी पर्चा भरकर आए हो, केवल खर्चा खर्चा करा रहे हो, चर्चा कुछ होने नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते आ रहे हैं, आप उधर लगा देते हैं, उधर वाले इधर लगा देते हैं, बट कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है ताकि विपक्ष के लोग भी थोड़ा समझें और इसका कुछ निष्कर्ष निकल सके? मैं तो हमेशा से एक बात कहती हूँ और खुलकर कहती हूँ, महिला हूं, आप भी महिला हैं, जब तक ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं पॉलिसी मेकर्स के रूप में नहीं आएंगी, आपको बहुत ज्यादा अनुशासन नहीं दिखाई देगा। और ये भारत की ही परेशानी नहीं है, आप विश्व में कहीं पे भी किसी भी पार्लियामेंट में देख लीजिए, जहां पे भी आपको हुलिगिज्म ज्यादा दिखाई देगा, वहां पे आपको महिलाएं बहुत कम दिखाई देंगी। और ये तो कहते हैं ना, सिद्ध, प्रूवन फैक्टर, ये तो सिद्ध है कि जहां पर महिलाएं ज्यादा होंगी वहां पे अनुशासन भी ज्यादा होगा, कार्यशैली भी बहुत अलग तरीके से होगी और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पहुंचे तो पार्लियामेंट का सेशन भी चलेगा। इनिशिएट आपकी पार्टी कितना इनिशिएट कर रही है इस दिशा में आगे? जब ये विषय आता है तो आपने भी देखा होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी भी महिला नेता हैं, महिला नेता मतलब मैं क्या बताऊं, पुरुषों को भी साथ आ जाना चाहिए, सब एक आवाज में बोलती हैं, सब एक आवाज में बोलती हैं कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। इंटरनल पॉलिसीज होती है। अब जैसे अगर मैं मोदी जी की बात करती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट जो है उनका एक बहुत मजबूत पहल रही है जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अलग अलग योजनाओं में भी हमने देखा है कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज है, फिनेंस है, डिफेंस है, कॉर्पोरेट है, वो भी उन्होंने महिलाओं को दिया। सबसे ज्यादा महिला एमपीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आई। सबसे ज्यादा जो मंत्री बनी है, महिला मंत्री बनी है, वो एनडीए की बनी है। तो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, एनडीए के जो मुखिया हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली महिलाओं को एम्पावर करें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बोली और मुझे लगता है इस दिशा में हर किसी को सोचना भी चाहिए। फिर से हम यूपी की राजनीति पे आ जाते हैं, क्योंकि शाही कांड अभी हमने देखा, एक जूता कांड भी हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंक दिया था और अखिलेश ने इस चीज को लेकर सीधे सीधे बीजेपी को घेर लिया और आप लोगों की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कार्यशैली? मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा। आप शाही कांड के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जूता कांड के लिए ठहराया। बार बार वो यही बोल रहे हैं कि बीजेपी अब डरी हुई है क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, इस वजह से ये सारे काम जो है वो बीजेपी करा रही है। जूता कांड बिल्कुल ठीक हुआ, बहुत ही उचित, और अच्छा ये होता कि उनके मुंह पे पड़ना चाहिए था वो जूता। तो राम के गद्दारों को राजनीति का स्तर ये सारी चीजें कहीं गिराती तो नहीं है? आपको नहीं लगता कि जूता फेंकना, शाही फेंकना? मैं बता क्यों, मैं बता, उनके मन में जो आता है, उनके मन में जो आता है वो उल्टा सीधा बोलते हैं। हिंदू देवी देवताओं का खूब अपमान करते हैं और सनातन धर्म से जुड़ी हुई, सनातन पंथ से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनका अपमान करते हैं। हाँ, आप जो है ज्ञानवापी के बारे में कुछ बोलो तो उल्टा सीधा बोलते हैं, अयोध्या के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आपका जो मन आता है आप लगातार उल्टा सीधा बोलते जाओगे भाई,
सबसे बड़ी आबादी जो है यहाँ पर हिंदुओं की है इस राष्ट्र में, उनके प्रति आपका कुछ सम्मान है कि नहीं है? जरूरत है तो जरा दूसरे धर्म विशेष के बारे में बोल के तो दिखाइए। तुरंत वहां पे ये हो जाता है कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हिम्मत तो होती नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है वसुधैव कुटुंबकम, सर्व पंथ संभवा, ये घोट घोट के पिला दिया जाता है, घोट घोट के पिला दिया जाता है, तो लगातार अपमान सहता है। क्यों भाई, हिंदू को इतना कमजोर क्यों कर दिया गया, और हिंदू इतना कमजोर क्यों हो? हाँ, सारे संविधान के जितने भी फंडामेंटल राइट्स से जब इनके ऊपर जूता पड़ता है तो इन्हें याद आ जाता है, राजनीतिक स्तर याद आ जाता है। और आपको ये समझ नहीं आती है कि हिंदू के मन में भी भावनाएं होती हैं, और हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से ऊपर भी है। जरूरी नहीं है कि हर हिंदू आरएसएस से जुड़ा हुआ है और हर हिंदू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हिंदू अपने आप में अपने धर्म, अपने पंथ का सम्मान चाहता है, और अगर आप सम्मान नहीं करेंगे, आप नेता हो या अभिनेता हो, तो भुगतने के लिए भी तैयार बैठिए। चलिए, 2024 की तैयारियां आपकी ग्राउंड पर बीजेपी की कैसी चल रही हैं? जबरदस्त, क्या जबरदस्त। क्या वैसे कर रहे तो हैं, क्या क्या आपको? हम लोगों को तो कहा जाता है कि 24/7 365 डेज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने इलेक्शन मोड में रहती है। तो इलेक्शन मोड में हम रहते हैं, परंतु जब चुनाव आता है तो वो और ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है। तो अलग अलग यात्राएं भी निकल रही हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो हम लोग लेकर चलते हैं ना, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ हो, तो हम तो लेके चलते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। कारण है, मेहनत करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेहनत करते हैं, और शायद भारतीय जनता पार्टी के बराबर का कार्यकर्ता जितनी मेहनत करता है उतना किसी भी और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर सकता। बेचारे अगर उनको कोई परेशानी भी होगी ना, तब भी। और हमारे लिए तो कहा जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो वो कार्यकर्ता है जो दरिया भी खुद बिछा लेता है, साइकिल से जो है वो बस्ता उठा के भी चल देता है। वो उस प्रकार का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो मैं जो हूँ बेहद आश्वस्त हूँ। और आप कहेंगे कि ये जो है राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु मैं राजनीतिक भाषा का प्रयोग ना करते हुए पूरा, जिसको कहते हैं ना कि एक एनालाइजेशन किया है। 80 की 80 सीटें आएंगी, नहीं तो 75 से ऊपर तो हमारी आ रही है, हर हालत में आ रही है। मतलब श्योर है, पूरा लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। ये जो डॉटेड इंडिया बनाया गया है, ये टिकता कहाँ है हमारे सामने? जो डॉटेड बना दिया गया है, मतलब इंडिया को भी इन्होंने डॉटेड कर दिया, ब्लैक डॉट्स जो है इंडिया पे लगा के कि ये हमारा अलायंस है। मतलब इनकी बुद्धि देखिए आप लोग, पता नहीं कौन इन लोगों के सलाहकार होते हैं। इस डॉटेड इंडिया में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि बड़े बड़े जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो आप बताइए, अखिलेश यादव जी क्या दब जाएंगे राहुल गांधी जी से? ममता मैं दीदी यही जो पूछने है, वाली थी कि इसमें अखिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, राहुल जी भी हैं। राहुल जी को तो कांग्रेस कब से पोर्ट्रे करना चाह रही है प्रधानमंत्री के रूप में। तो आपको क्या लगता है कि 24 से पहले यहीं पे फूट पड़ना शुरू हो जाएगी? किसको पोर्ट्रे करेंगे आगे, क्या रहेगा? क्या राहुल जी बैक फुट पे आएंगे? उधर सपा वाले भी चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है, क्या होगा आगे? देखिए, इन लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि केवल एक परिवार विशेष से अगर आप आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं चुनाव में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, पब्लिक आपको बहुत ज्यादा पसंद कर जाएगी। उत्तर प्रदेश ने तो रवाना कर दिया था ना राहुल गांधी जी को, दिखाई तो देते नहीं है ये कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में। तो सीधे सीधे वायनाड चले गए थे। तो वायनाड जाने के बाद उत्तर प्रदेश कभी पलट कर आए? इनकी बहन जी भी आई थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश ने क्या उनको लड़ने का मौका दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो जब INDIA का अलायंस यहाँ पर आएगा और इनका सीटों का बंटवारे की जब बात आएगी, तो आप बताइए अखिलेश यादव जी जो है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सीटें दे देंगे? ये वही राजनीतिक दल है जिनके एक सांसद है, इनकी माँ राहुल गांधी जी की माता श्री, ठीक है, जिसके पास एक सांसद हो। इनके पास भी वैसे 3 ही है समाजवादी पार्टी के पास। पर ये कहेंगे कि भाई देखो, हम तो यहाँ पर 4 बार हम सरकार बना चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में हमारे चुनाव हुए तो 111 हमारे विधायक हैं,
आपके तो इतने भी नहीं हैं, मात्र आप 1-2 विधायक लेकर घूम रहे हैं, हम आपको इतनी सीटें क्यों आप देखती जाइए कैसे सरफुटबॉल होने वाली है। राहुल गांधी जी कहेंगे लेकिन ओहो अभी मैं अभी तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि राहुल जी फिर से अमेठी आ सकते हैं, क्योंकि अजय राय जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम तो चाहते हैं कि अमेठी आए, राहुल जी वहां से लड़े और प्रियंका जी बनारस से लड़े, पार्टी पूरी जी जान लगा देगी। तो अगर दोनों भाई बहन ऐसे आ जाते हैं यहाँ तो फिर कैसे देखती हैं आप इसको? बस मैं ऐसे ही देखती हूँ कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इन्होंने अजय राय जी को अपना प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, तो इन्हें दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। जो सलाह बिल्कुल सही दे रहे हैं। मायावती जी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मायावती जी नहीं है, उन्होंने एकला चलो की राह अपना ली है। लेकिन एक आरोप आपकी पार्टी पे लगता है कि एक तो बीएसपी के लिए बोलता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो पहले तो इसका जवाब दीजिए, क्या बी टीम है मायावती जी बीजेपी की कि नहीं है? 2019 में तो उन्होंने चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, ठीक है ना। दोनों का गठबंधन था कि नहीं था। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई होती तो अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए था, पर मिलकर चुनाव लड़ा और उससे बीएसपी को फायदा भी हुआ। तो आप मुझे बता दीजिए किस प्रकार से बी टीम हो गई। तो ये जो एबीसीडी करने वाले हैं ना, तो आप समझ लीजिए इनकी राजनीतिक समझ जो है वो किंडरगार्टन वाली है। एक आरोप ये लगता है कि मायावती जी पिछले अगर कुछ टाइम हम गौर करें तो वो बैकफुट पे रही हैं, जबकि यूपी की राजनीति में मायावती जी का एक कद रहा है। तो उसके लिए भी बीजेपी पे ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी उनको थोड़ा डराए हुए है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे एक्शंस चल रहे हैं, कहीं ईडी की रेड ना पड़ जाए, सीबीआई की रेड ना पड़ जाए, ये रेड ना पड़ जाए, वो रेड ना पड़ जाए। तो क्या आप लोगों ने डरा के रखा हुआ है क्या उनको? ये आरोप लगा रहे हैं सपा वाले। देखिए ऐसा है, कौन सा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। और जैसा मैंने कहा कि पिछला चुनाव 19 का चुनाव तो दोनों बुआ भतीजे यानी अखिलेश जी और क्या नाम से बहन मायावती जी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अगर भारतीय जनता पार्टी से इतना डरकर रह रही होती तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ती। ये उनका खुद व्यक्तिगत फैसला है कि वो कितना राजनीतिक रूप से सक्रिय होंगी नहीं होंगी। अभी हाल फिलहाल में तो मैंने सुना है कि अब अपने भतीजे को वो आगे कर रही हैं। यही परेशानी है इन क्षेत्रीय दलों के साथ, खास तौर से कि ये लोग केवल और केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बीएसपी में, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता हैं, परंतु उनको मौका दिया ही नहीं जाता है। अब पर एक चीज और इन दोनों राजनीतिक दलों में मैं आपको कहूंगी कि कॉमन है। समाजवादी पार्टी देख लीजिए चाहे बीएसपी देख लीजिए, आपको कोई प्रमुख महिला चेहरा नहीं दिखाई देगा। वहां पे डिंपल यादव जी हैं बस, क्योंकि वो पत्नी है। और बीएसपी में तो आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है इन राजनीतिक दलों में कि महिलाओं के लिए ना तो कोई स्थान है ना सम्मान है। मायावती जी को एक दलित नेता के तौर पे देखा गया है, एक स्ट्रॉन्ग दलित नेता, और ऊपर से वो महिला भी रही हैं। लेकिन एक काट जो है वो यूपी में चंद्रशेखर रावण के रूप में निकली है सामने। लेकिन उनके जब भतीजे से पूछा गया था कि चंद्रशेखर के बारे में आपने सुना है, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, लाइक कि उन्होंने ऐसा कभी उनका नाम ही नहीं सुना है। तो और उधर चंद्रशेखर जी तो मायावती जी को अपना राजनीतिक गुरु के तौर पर देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर की जो भीम आर्मी है वो आने वाले समय में बीएसपी की रिप्लेसमेंट हो सकती है यूपी में? देखिए मायावती जी एक महिला हैं, दलित महिला हैं, और एक दलित महिला का राजनीति में इतना ऊपर बढ़ना, ऊंचाइयों को छूना, उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जो अपने आप में एक देश जैसा है, वहां पर मुख्यमंत्री बनना, एक ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हम जो है विपक्षी दलों में हैं, परंतु अगर मैं महिला के नजरिए से देखती हूँ तो मैं उनका सम्मान करती हूँ कि भाई उन्होंने जो भी प्राप्त किया है मेहनत से प्राप्त किया है। महिला और दलित महिला होने के नाते आसान नहीं था उनके लिए। चंद्रशेखर जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, युवा नेता हैं, परंतु मायावती बनने के लिए उनको खून पसीना एक करना होगा। और अगर मायावती जी के भतीजे ये कहते हैं कि कौन, हु चंद्रशेखर, ये बड़ी बीमारी होती है, हु चंद्रशेखर, हु दिस हु दैट, अक्सर ये मैंने देखा है बहुत सारे नेताओं में। तो ये दिखाता है कि आगे चलकर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होना है, क्योंकि हु चंद्रशेखर ये कर रहे हैं और ये वही चंद्रशेखर है, कल को हो सकता है चुनौती बनकर इनके सामने आके खड़े हो जाए।
तब ये अगर चेतेंगे कि अरे ये हैं चंद्रशेखर, तब तक तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। परंतु आज की तारीख में अगर आप पहले के चुनावों के भी आंकड़े निकाल लेंगे तो दलित जो है आंख बंद कर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। और अब तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में है मोदी, और बिना किसी भेदभाव के जब सारी सोशल वेलफेयर स्कीम सबके पास पहुंच रही हैं, अपराधीकरण पे अंकुश लग चुका है, विकास की रेल जो है चकाचक चल रही है, तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो सवर्ण हो, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र से आ रहे हो, क्यों नहीं वोट करेंगे भाई? हो गई बहुत राजनीति जाति और धर्म पे। आप वेस्टर्न यूपी से आती हैं, वेस्टर्न यूपी में कैसा चुनावी माहौल है? और आप जाट नेता भी हैं। सवाल इसलिए क्योंकि वहां पर जयंत चौधरी जी भी हैं, और जयंत चौधरी जी फिलहाल जो है वो अखिलेश जी के साथ हैं, लेकिन सुनने में आया है कि थोड़ी खटपट चल रही है और वो लोग आपके संपर्क में हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में वो लोग आपके संपर्क में हैं, और क्या जयंत चौधरी को हम आगे आने वाले कुछ समय में बीजेपी के साथ देखेंगे क्या? देखिए, जब मैं आरएलडी की बात करती हूँ तो चौधरी चरण सिंह जी जो हैं, उनके नाम से जुड़ी हुई है ये पार्टी, और चौधरी चरण सिंह जी को भगवान के रूप में किसान पूजते थे। और केवल उत्तर प्रदेश के किसान नहीं, पूरा स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ नदन बेल्ट के किसान जो हैं, वो उनको भगवान के रूप में पूजते थे। ये वो नेता हैं जिन्होंने ये दल बनाया। और फिर उसके बाद उनके सुपुत्र आ गए चौधरी अजीत सिंह जी। धीरे धीरे एक ऐसा राजनीतिक दल जो किसानों के लिए जाना जाता था, वो एक जाति विशेष में सिमट गया। और फिर इतना सिमटा कि जाटों ने भी आरएलजी को वोट देना बंद कर दिया। अगर आप पीछे के चुनाव अगर उठाकर देख लेंगे 14 से लेके अब तक के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, आपको पता चल जाएगा कि जाट जो है वो किसको वोट कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्यों? बहुत बड़ा कारण ये है, देखिए पश्चिमी की अगर हम डेमोग्राफी भी समझते हैं, यहाँ पर ये जाट जो है काफी लार्जर परसेंटेज में है, यहाँ पर मुसलमान भी लार्जर परसेंटेज में है यहाँ पर। और जिस प्रकार से तुष्टिकरण की यहाँ पर राजनीति हुई है, पश्चिम का जो क्षेत्र है उसके साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। चाहे बहन जी तो जबकि इसी क्षेत्र से आती हैं, उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का तो सारा ध्यान सफाई से ऊपर उठता ही नहीं था। तो जाट को लगा कि भाई एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमारे विषय में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे गन्ना जो बहुत होता है, तो शुगर मिल्स जो ऐसी बंद पड़ी थी वो खुलवा दी गई। पेमेंट टाइम से हो रहा है, जो डिलेड पेमेंट होता है तो जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि उन इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट भी मिले उसका भी पूरा प्रयास सरकार करती है। तो सारी चीजें हो रही हैं, आस्था का भी सम्मान हो रहा है, किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण नहीं हो रहा है। तो जो जाट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और जहां तक जयंत जी का सवाल है, हमने देखा है कि निकाय के चुनावों में किस प्रकार से इनकी खटपट हुई थी। आज की तारीख में भी जयंत चौधरी जी जो हमें खुलकर अखिलेश यादव जी के साथ नहीं दिखाई देते हैं। मैंने तो ये सुना है अखिलेश यादव से जयंत चौधरी 8 सीटें मांग रहे हैं, अखिलेश जी उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं, तो दोनों की खटपट हो रही है। तो बहुत कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो आप देखिए कैसे कैसे इन लोगों की खटपट बढ़ेगी। पर भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करने में बिजी हो गई है, शुरू हो गई है हमारी तैयारी, बिल्कुल मेहनत से हम काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी बीजेपी के संपर्क में हैं कि नहीं? देखिए ऐसा है कि जो ये छोटे राजनीतिक दल होते हैं ना, तो ये इनके लिए राजनीति जो है सर्वाइवल का सवाल होता है। और आज की तारीख में अगर मैं आरएलडी की बात करती हूँ नैन्सी जी, तो ये तो राज्य स्तर की भी पार्टी नहीं रह गई है। राष्ट्र तो छोड़ दीजिए, राज्य स्तर की भी पार्टी नहीं है। आपको पता है ये पीछे बहुत बड़ी खबर थी ये, तो इनके लिए तो सर्वाइवल की बात है। पर भारतीय जनता पार्टी देखिए, चाहे वो आरएलडी हो चाहे कोई और राजनीतिक दल हो, अगर आप हमारे साथ हमारे मिशन विजन के साथ जुड़कर आप काम करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मान लीजिए कल आपके पास जयंत चौधरी जी पार्टी के पास आते हैं, तो क्या पार्टी उनका वेलकम करेगी? मैंने बताया ना, हमारी पार्टी अगर आप हमारे मिशन विजन के साथ जुड़ते हैं
क्योंकि आप इस वक्त देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और डबल इंजन की सरकार की वजह से आप देखिए कितना कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आप नोएडा में बैठे हो तो आप देखो कितना डेवलपमेंट हो गया है, कितना जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ पे विकास हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नो भ्रष्टाचार, ओनली सदाचार। तो काम करोगे, मिशन विजन हर व्यक्ति के लिए काम करोगे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अब किससे क्या बात हो रही है, एनडीए के अलाइड पार्टनर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, उसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी करना मेरी तरफ से उचित नहीं होगा। सपा ओबीसी सम्मेलन कर रही है, अल्पसंख्यक सम्मेलन भी किया है। बीजेपी के पास इसकी कोई काट है? क्योंकि वो 24 की तैयारी को लेकर ओबीसी और पीडीए का जिक्र किया है अखिलेश जी ने, उसको भुनाने में जुट गई है। तो बीजेपी के पास उसका काट क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, उसका कार्ड एक ही है। उसका कार्ड ये है कर्मठता, ईमानदारी और डिलीवरी। जो कहो उसको करके दिखाओ, और करके दिखाओ तो आंकड़ों में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप पीडीए बना लीजिए, आप आईएनडीआईए बना लीजिए, आप यूपीए बना लीजिए, दुनिया भर की बातें आप करते रहिए। पब्लिक को क्या डिमेंशिया है, भूल की बीमारी है कि जो आपने किया वो ऐसे करके वो भूल जाएंगे? कोई जादुई छड़ी है? यहाँ पर अगर हम योगी आदित्यनाथ जी का देखते हैं, आप आज चीज बताइए, अभी 2-3 रोज पहले की एक न्यूज है कि पूरे भारतवर्ष में निवेश में उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। ठीक है ना? कैसे? जो बैंकिंग सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कलेक्शन हुआ है पूरे भारतवर्ष में, ये आरबीआई की है, नीति आयोग ने बताया, आरबीआई की रिपोर्ट। तो उसमें 16% जो है वो उत्तर प्रदेश से आया, जो कि सबसे ज्यादा है, सारे प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। ये वही उत्तर प्रदेश है नैन्सी जी जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जब यहाँ के लोग जो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका जैसे राज्यों में जाकर काम करते थे, तो महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता जो हैं, मैं नाम क्या लूंगी, पिटाई करते थे उनके कार्यकर्ता की, भैया अपने प्रदेश वापस जाओ, ये कहा जाता था। और आज की तारीख में जो अपनी नाक ऊंची करके इधर से उधर घूमते थे ना, ओ वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, योगी जी ने करके दिखा दिया, बॉस आई एम द बेस्ट, मैं करके दिखाता हूं। बातें बनाने से नहीं, करके, काम करके दिखाने से होता है। वो योगी जी ने किया। और जो पॉवर्टी लाइन होती है ना, गरीबी रेखा, तो सबसे ज्यादा उसमें जो लोग ऊपर आए, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में मौजूद थे। मंच पर वो बैठे हुए थे और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी ने अलीगढ़ को हरिगढ़ कहकर संबोधित किया था। तो कहीं ये संकेत तो नहीं कि जल्दी जल्दी में अभी इसका भी नाम बदलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि अलीगढ़ है, अगर हरिगढ़ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रकार नाम का बदलाव होता है तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल, मतलब प्लानिंग है, नेम चेंज करने की प्लानिंग है। अगर वहां की जनता की डिमांड अगर आती है वहां पर कि भाई नहीं, नाम बदलना चाहिए, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि सरकार जो है इसके ऊपर विचार सरकार को करना चाहिए कि भाई अलीगढ़ की जनता हाँ, बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, राम मंदिर से जुड़ा हुआ। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और 24 से पहले वो बनकर तैयार भी हो जाएगा। तो क्या 24 के चुनाव में आपको इसका बम्पर फायदा मिलने वाला है? जब जब आस्था का विषय आता है, हमारी हिंदू देवी देवताओं का विषय आता है, तो आप सच मानिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है उसके लिए वो राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का विषय आस्था उन लोगों के लिए होता है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। ऐसे नेताओं के लिए होता है जब चुनावी समर आता है तो ये कहते हैं कि हम इतने फिट की मूर्ति बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखती आई थी कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है, हमारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमे लड़ा है। और अभी आपको सबसे ताजा उदाहरण दे देती हूँ, टीवी डिबेट्स में मैं जाती रहती हूँ, और जब ज्ञान वापी के ऊपर डिबेट में जाना होता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता वहां पर नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे महादेव हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये हमारे आस्था का
विषय है और आस्था के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू अनिल जी हमको समय देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।